क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह है कि इन क्लास 5 वाइल डिस्कसिंग द चैप्टर हुज फॉरेस्ट, यानी हुज फॉरेस्ट नाम का एक चैप्टर है, किसके जंगल पर चर्चा होती है जब आप क्लास 5 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ईवीएस की यानी पर्यावरण अध्ययन की। द टीचर नैरेटेड अ ट्रू एनेक्डोट ऑफ सूर्यमणि हु स्टार्टेड अ सेंटर नेम्ड तोरांग। बहुत इंपॉर्टेंट है, तोरांग पे क्वेश्चन आता है, और सूर्यमणि भगत आई थिंक इनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कक्षा 5 में एक चैप्टर है किसके जंगल, और इस किसके जंगल में एक किस्सा सुनाया सूर्यमणि के बारे में, जो कि एक सच्चा एनेक्डोट का मतलब होता है कि वो जो घटनाएं जैसे डेली बेसिस पे बच्चे ने कुछ कर दिया स्कूल में तो वो एनेक्डोट बन जाता है, वो घटना है अपने आप में, और ये एक सच्ची घटना उन्होंने सुनाई टीचर ने, ताकि बच्चों को थोड़ा सा वो क्या हो, सेंसिटिव हो जंगल को लेकर के। आशीर्वाद देने की कृपा करें पटना बिहार। बहुत बढ़िया रॉकेट मामा, नाम भी आपका तो खतरनाक है। और तैयार रहिए, अब पढ़ाई आपकी कंटिन्यू पहले सीटेट के लिए करेंगे, फिर केवीएस के लिए करेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, बैचेस में आप सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे ही अगर केवीएस की हम बात कर रहे हैं। और अदर सब्जेक्ट्स की जो मैराथन है आपकी वो 11 तारीख से पहले निपटा देंगे सीटेट के लिए, क्योंकि WB टेट का भी एग्जाम है तो उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। तो हम लोग 2 या 3 तारीख से शुरू कर देंगे मैराथन्स। सी ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। और केवीएस पे प्रॉपर बात तब करेंगे जब एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और तभी आपका बैच या कोई भी कुछ भी टेस्ट सीरीज बैच उसके बाद ही सोचेगा। अभी तो किसी को पता भी नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं। तो केवीएस के बैच के लिए थोड़ा सा थम जाओ। KKR जो पूछ रहे हैं बार बार केवीएस का न्यू बैच कब आएगा मैम करियर विल पर, पहले नोटिफिकेशन आएगा, हमें कोई जल्दी नहीं होती क्योंकि टीचर्स अच्छे हैं और कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक प्रॉपर सारी डिटेल्स नहीं आ जाएंगी, जब तक बैच नहीं आएगा, तो एक बार 5 तारीख तक रुक जाओ, फिर आ जाएगा। हाँ, 11 दिसंबर को WB टेट है, जल्दी मैराथन आ जाएंगे। उससे पहले मैं यही बोल रही हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए, आपको ईदी अमीन इतना काम हम कर देंगे। जो सीटेट वाली मैराथन है उससे पहले आ जाएंगी, ताकि आपको वहाँ भी हेल्प मिल जाए। और आज इतने कम लोग क्यों लग रहे हैं अभी तक? हैं 15-16 हज़ार लोग हैं अभी, क्या बात है? लेट शुरू किए हैं हम, या फिर सो गए हैं, या पढ़ने की आदत नहीं रही है? 2 दिन छुट्टी क्या हुई, संडे और मंडे। देखिएगा, अगर हम बात करें सी ऑप्शन, इशूज ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, इशूज ऑफ हंगर, इशूज ऑफ फॉरेस्ट और इशूज ऑफ कुडुक कल्चर, यानी कि ये जो तोरांग है, ये जो सेंटर नेम है तोरांग, तोरांग क्या है? एक सेंटर है, और तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। तोरांग का मतलब है, कुडुक लैंग्वेज में है ये, और इसका मतलब होता है क्या? जंगल। तो ये किस बारे में था? ये जो तोरांग सेंटर था ये किस बारे में था, ये पूछा है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। ठीक, फटाफट से बताइए, 5 मिनट हुए हैं अभी, आ जाओगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ईदी अमीन, अगर हम बात करते हैं किसकी, सी ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 68% लोग, इश्यूज ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, यानी जमीन और जीविका की समस्याएं, इश्यूज ऑफ हंगर यानी भूख की समस्याएं, इश्यूज ऑफ फॉरेस्ट, देखिए भूख की समस्याओं पे तो इसमें बात नहीं हुई है, इश्यूज ऑफ कुडुक कल्चर, बिल्कुल सही बात है, और कुडुक में ही तोरांग कहा जाता है जंगल को, और दूसरा है इश्यूज ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, यानी जमीन और जीविकाएं की समस्याएं, जीविकाओं की या जीविका की समस्याएं। तो ये इश्यूज ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे गलत नहीं होता, लेकिन हमारे पास हम देख रहे हैं 3 ऑप्शन का कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही चूज कर सकते हैं। तो उस केस में या तो ए सही है या फिर डी सही है, तो ए एंड डी बोथ का ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है, जितने भी लोग कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। 5 दिन 5 मैराथन जैसा ही रखेंगे कुछ इस बार भी, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्न्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो टीम वर्क की स्पिरिट है, टीम वर्क की जो स्पिरिट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जाता है, बताइएगा। ये कमेंट में कौन लोग रो रहे हैं, क्या हुआ, क्यों रोते हो इतना? खुश रहा करो यार, हैं? मेरे पापा जी के नाम पर करेक्शन नहीं होगा क्या? फॉर्म लॉक हो गया है। 28 से कितना 30 तक थे, कब तक थे करेक्शन? पहले कहाँ सो जाते हो यार आप लोग, हैं? मान लिया कि अब सारा कुछ बताया था पहले से ही, वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी। कल के वीडियो में मैं देख रही हूँ केवीएस वाले सब कुछ बता दिया है, उसके बाद भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कई लोग, और इसी चक्कर में फिर हमारा गड़बड़ हो जाती है ना, गड़बड़ हो जाती है, फिर पेपर में हम चीजें नहीं कर पाते। ठीक है बात, देखो एक बार फटाफट से। चलिए अब देखिएगा, सी ऑप्शन 88% लोग कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 19,000 लोग जागे, आ जाइए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, यानी निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जाता है? फैमिली, हाँ फैमिली सिखा सकती है कि भाई एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहो, बेहतर बनो,
स्पोर्ट्स एंड फैमिली, हाँ दोनों सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, टीम वर्क होता है ना। आप जीत और हार को एक्सेप्ट करना सीखते हो, टॉलरेट करना सीखते हो सामने वाले का पर्सपेक्टिव, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी की बात जो है आपकी बात को मतलब आपको ठीक लगे, तो उसको भी आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना है, या अपने तरीके से सामने वाले की जो डाइवर्सिटी है उसको टॉलरेट करना है, उसका भी पता चलेगा राय पूजा। अगर हम बात करते हैं फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स, यानी परिवार, समाज और खेल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो परिवार है, समाज है और खेल है यानी स्पोर्ट्स है, क्योंकि तीनों ही आ गए ना इसमें। कंडक्टिंग कंपटीशन आंसर नहीं हो सकता कि आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट करा रहे हैं बच्चों को एक दूसरे से, ये हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है ना। हमें बेफालतू में ही ऐसी बचपन से आदत हो जाती है, वो बच्चा गोरा है, अच्छा तुम इतने गोरे नहीं हो, उसकी हाइट इतनी है तुम्हारी नहीं है, उसके इतने नंबर आते हैं तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे, उसके पास ये है तुम्हारे पास क्यों नहीं है, तुम्हारे पास है तो देखो उसके पास तो ये नहीं है। या तो हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं या अपने आप को ऊपर उठाते हैं या फिर कम समझते हैं, ये है कॉम्पिटिशन। ठीक, तो ये कंडक्टिंग कंपटीशन से किसी का भला हुआ नहीं है आज तक, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी और वो भी बहुत ही फोर्स वाली, कुछ टाइम तक मोटिवेटेड फिर खत्म। ठीक, तो फैमिली या फिर वो अपने आप में इंफीरियोरिटी फील करेगा, जिस चीज के लिए वो बना है वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, फैमिली जो है, परिवार आपको कोऑपरेशन सिखाएगा, सोसाइटी सिखाएगी एक साथ कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, टीम में काम कैसे करते हैं, ग्रुप में काम कैसे करते हैं। स्पोर्ट्स में भी टीम वर्क होता है, पूरी पूरी टीम हारती है या फिर जीतती है, तो कोई एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से चलेगा तो गड़बड़ है। लेकिन कंपटीशन क्रिएट करने से कोई भी टीम वर्क को बढ़ावा नहीं मिल रहा, और वो है भी तो वो हेल्दी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा ये वर्ड जो है कंपटीशन, इसको कोलैबोरेशन से रिप्लेस करेंगे। सहयोग की जरूरत है, एक साथ लाने की जरूरत है बच्चों को टीम वर्क में, ना कि कंपटीशन तो जस्ट ऑपोजिट है टीम वर्क का। ठीक है, आपस में ही कॉम्पीट करने लग जाओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, इसका आंसर मैंने आपको फोटो में दे दिया है, जो पहचान लेगा वो जवाब दे देगा। ठीक है स्वीटी गुप्ता, एकदम स्वीट हैं आप। 9 मिनट हो चुके हैं सेशन को और हम तीसरे क्वेश्चन पे हैं, और हम जुड़ चुके हैं लगभग 20,500 लोग। बहुत ही बढ़िया, मेरा सीटेट अच्छे प्रिपेयर हो गया है, बट मैं अदर लोगों के क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। लोगों ने अगर अपनी मर्जी से बनाए हैं तो कृपया उनसे बच के रहें, इस टाइम पे पेपर का टाइम है, और जो सिर्फ प्रीवियस ईयर हैं, चाहे ऑफलाइन वाले भी कर लो सॉल्व, लेकिन टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मत करो अगर आपको लगता है कि सही सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है चीज़ें। अगर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अभी कॉन्सेप्ट समझने में गलती करते हो, तो उनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। लक्ष्य, आई अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल खतरनाक बातें हैं। शौर्य भी यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं इस पर फोकस थोड़ा सा नहीं करूँगी इस बात पे। अपने आप में बहुत ही ब्रूटल केसेस हैं, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, जस्ट लिटरेट हैं बहुत सारे लोग। एजुकेशन की ज़रूरत है सच में। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट, यानी कि सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या, सामाजिक कीट नहीं है। चींटियां, टर्माइट्स, बीटल या हनी बी, इन तीनों के बारे में बात हुई है। बीटल के बारे में आपकी एनसीईआरटी में बात नहीं हुई है। टर्माइट्स होती है दीमक, दीमक भी क्या है, ग्रुप में रहती है। सोशल का मतलब जो ग्रुप में रहे, मतलब आसान भाषा में ऐसी समझ सकते हैं, और ग्रुप में ड्यूटीज डिवाइड हो जाती हैं, साथ साथ चलते हैं। आपने देखा होगा दीमक भरपूर रहती है एक जगह पे। चींटियां भी एक के पीछे दूसरे चलती हैं, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ये आपको समरी भी मिल जाएगी, तो ये भी ग्रुप में रहती हैं, यानी सोशल हो गई, सोशल इंसेक्ट। हनी बी क्या है, हनी बी भी ग्रुप में रहती है। आपने देखा है, पूरा बोला जाता है ना, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो ये क्या है, ग्रुप में रहती हैं पूरे, इनके बीहाइव्स होते हैं। लेकिन बीटल जो है, बीटल मतलब इसको झिंगुर कह लीजिए आप, या भृंग कह सकते हैं हिंदी में, ये है आपका बीटल। ये बेचारा सॉलिटरी या अकेला रहने वाला प्राणी है और जीव है, जो भी आप कहना चाहें इसको। ये ग्रुप में नहीं चलता। आपने देखे बहुत सारे बीटल उड़ के जा रहे हैं इधर से उधर, झिंगुर जो है, ऐसा नहीं होता ना, एक आध की किसी की आवाज आती है। तो ग्रुप में, ये सब ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो चींटियां हो, दीमक हो, मधुमक्खी हो, लेकिन बीटल ग्रुप में नहीं रहता। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन आता है ग्रुप को लेके, एक और इंसेक्ट है वास्प, जिसको हम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, भरड़ बोलते हैं आई थिंक, वो काट लेता है ना जो, तो वास्प भी ग्रुप में ही रहता है। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वास्प क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वलसाद टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, यानी वलसाद शहर जो है वो हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना राज्य के, जो कि ऑफकोर्स अब तेलंगाना में है, के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। याद रखिएगा, वलसाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उन्हें नहीं पता लगेगा। वलसाद कहाँ है, गुजरात में है।
है ना, वो ट्रेन शुरू होती है, चलती है, ये वो पूरी जो कहानी है। तो वलसाड कहाँ है? गुजरात में है। हैदराबाद आपको बता ही दिया, तेलंगाना स्टेट के अंदर हो गया। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये गुजरात यहां कहीं होगा, तटीय क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश या अगर हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो ये यहां कहीं होगा। और इसको थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे क्योंकि ये वाला तट हो गया बे ऑफ बंगाल वाला, इधर आपका इंडियन ओशियन वाला हो गया। तो ये देखें अगर, तो पहले तो ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि ये साउथ में है, इसके मुकाबले गुजरात के मुकाबले क्या है, ये साउथ में है, तो इसका मतलब नॉर्थ तो जाना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ, और इसके साथ साथ वेस्ट में भी जाना पड़ेगा, यानी वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, अगर इधर जाना होता तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता। तो इसका आंसर क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक, नॉर्थ वेस्ट। एक बार मैप पे भी देख लेते हैं, मैप का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहां, तो हमको पता है ये है तेलंगाना, हैदराबाद, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इससे रिवाइज कर लीजिएगा। और हमें पता है कि ये क्या ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल इसके बराबर में हम देख रहे हैं, इधर इंडियन ओशियन होगा, ठीक है ना, अगर अरेबियन सी, सॉरी, इंडियन ओशियन नीचे होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे गुजरात की, तो ये सिंपल हम देख पा रहे हैं यहां पे तेलंगाना और गुजरात में कि तेलंगाना है यहां, और तेलंगाना से गुजरात तक जाने के लिए वेस्ट भी जाएंगे और नॉर्थ तो जाना ही है, तो नॉर्थ वेस्ट। पहले तो सबसे पहले कहां जाएंगे? ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, और वेस्ट में भी, तो नॉर्थ वेस्ट में है तेलंगाना। ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया ना, ये ईस्टर्न आपके जो स्टेट्स हैं इधर हैं, साउथ ये है, ही नॉर्थ वहां है, तो क्या हो गया? एक तो नॉर्थ मतलब ऊपर और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। सिंपल आंसर इसका हो गया। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में है अगर, तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो भी बता दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पर। आज बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, मैंने ऐप पे तो छुट्टी ही की हुई है, कल वहां मिलेंगे होपफुली। इतनी वीकनेस है भयंकर, और ऊपर से ये पैर मेरा। देखिएगा बहुत ही बढ़िया, लाइक शेयर करना भी नहीं भूलना है भाई, वो भी करके जाना है। फर्स्ट टाइम है सीटेट का, मैंने नोट्स आपके पढ़े हैं, क्लास भी देख रही हूँ, पर कल मॉक लगा तो 83 ही आए, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। स्वीटी अभी तो जस्ट 3 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिले हैं, और अगर 3 सब्जेक्ट के नोट्स मिले हैं और अभी क्लास देखना शुरू किया है तो उसमें 83 कोई बुरा स्कोर नहीं है। अभी 2 सब्जेक्ट के नोट्स और मिलेंगे आपको, मैथ्स और ईवीएस के, तो ये स्कोर बढ़ जाएगा। और रिपीटेडली प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है इस टाइम पे। अगर नंबर आपका कुछ भी आ रहा हो मॉक में, मॉक कर रहे हो तो बस इसलिए करो कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, वहां पे 2.5 घंटे आप टाइम मैनेज कर सको। अब ज्यादा मत सोचो कि नंबर कितने बढ़ा लूं या क्या कर लूं। जिन्होंने बहुत तैयारी की हुई है वो सोच सकते हैं ऐसा कुछ। देखिएगा सी ऑप्शन कह रहे हैं 89% लोग। समझते हैं क्या कहानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी, यानी क्या, कौन सी मुद्रा इज यूज्ड इन आबू धाबी, यानी आबू धाबी में किस मुद्रा का प्रचलन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आबू धाबी की करेंसी के ऊपर, फटाफट से बताइएगा। डॉलर है, रुपीज है, दिरहम है, या टका है। टका चलता है बांग्लादेश में, ये बात हमें पता है, नहीं पता तो पता कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है करेंसी पे भी, और ये तो रिपीटेडली सेम ही क्वेश्चन आता है क्योंकि एनसीईआरटी में यही है। इंडिया की अगर हम अपने नोन कंट्री की बात करें, और भी जगह है वैसे, तो इंडिया रुपीज हो गया, डॉलर यूएसए, और भी कंट्रीज हैं इस तरह की उसके आसपास वाली, कनाडा वगैरह हो गया, बट यूएसए के लिए हम जनरली डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ दिरहम ही बचता है। अगर आप एलिमिनेट भी करते हैं, अगर आप ऑप्शंस हटा भी देते हैं, तो एकमात्र उत्तर क्या बचता है? दिरहम। कहाँ यूज होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, क्या यूज होगा? दिरहम करेंसी यूज होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दर्द परेशानी? नीरज सिंह कॉमेडी किंग बताइए, अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए। चंचल यादव दिल भेज रहे हैं। आकांक्षा कह रही है मैम आप लिलन टॉप पे बहुत अच्छा किए हो। अच्छा धन्यवाद आकांक्षा, आपको पसंद आया। वो एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, उस दिन मैं सोई भी नहीं थी पिछली रात को, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं कि लिलन टॉप पे जाना था, इसलिए कि मैं दिन में एक सेमिनार था सुबह इस कोने पे दिल्ली के, और शाम को उस कोने पे दूसरी जगह। देखिएगा खैर, सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड एमिरेट्स, ये क्या है? यूएई की करेंसी हो गई। 50 दिरहम आपको फोटो में देख पा रहे हैं आप, देखिएगा। तो दिरहम्स यूएई में चलेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाहे वो दुबई की बात हो रही है, यहाँ पे इनकी आबू धाबी की बात हो रही है, जितनी भी कंट्रीज हैं बेसिकली यूएई में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नहीं सब में तो नहीं चलेगा खैर, सऊदी वगैरह में फिर अलग चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यूएई में, यूएई के जितने भी जगहें हैं वहां पे चलेगी आपकी दिरहम। चिराऊ, चिराऊ पे इतनी बार क्वेश्चन आया है। चिराऊ की अगर हम बात करते हैं, या हिंदी में चिराऊ कहते हैं इसको, तो चिराऊ पे कई बार क्वेश्चन आया है। चिराऊ क्या है बताइए? डांस है। किस जगह का है ये आपको देखना है। बैम्बू के साथ किया जाता है, यानी बांस के साथ। तो इन चिराऊ डांस, जो चिराऊ नृत्य है, पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी मान लीजिए पेयर्स में, जोड़ों में बैठ गए एक दूसरे के सामने, 2-2 लोग बैठे हैं, सामने सामने बैठे हुए लोग हैं। होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स, यानी बांस की जो लकड़ियां हैं, बांस हैं, उनको ग्राउंड पे ऐसे रख के बैठे हुए हैं।
एज द ड्रम बीट्स, जैसे ही ड्रम की आवाज आती है क्या करते हैं, द बैम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड, उसको बजाएंगे, डम डम डम, बैम्बू को आवाज आएगी, ठीक। डांसर्स स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक्स एंड डांस टू द बीट, मतलब कुल मिला के बात क्या चल रही है, चिराओ डांस में पेयर्स में बैठे हैं लोग और डांस करते हैं। जैसे ही ड्रम की आवाज आएगी बैम्बू का यूज करके, ये बात याद रखिएगा, बैम्बू का यूज करके यानी बांस का प्रयोग करके डांस कहां किया जाता है और क्या कहते हैं उसको, तो चिराओ कहते हैं। और ये कहां का नृत्य है, ये मिजोरम का नृत्य है, ठीक है ना। मणिपुर होगा इसका आंसर, ना असम ना उड़ीसा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपको कोई और बता दे। तो मिजोरम चिराओ, याद रखिएगा, चिराओ डांस कहाँ का है, मिजोरम का, बैम्बू का प्रयोग करके किया जाता है। अच्छा, बैम्बू पे एक और चैप्टर है अलग से, जिसको हम कहते हैं ना, वो आपकी झूम खेती, उसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ये खेती से याद आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप, यानी जो पानी है किसका, बारिश का, फ्रॉम द रूफ टॉप, जो छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण, यानी रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज कंजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। दिस ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी जो छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब इंग्लिश में समझते हैं, जो रेन वाटर है उसको आप रूफ टॉप पे, छत पे कंजर्व कर रहे हैं, जिससे कि उसको दोबारा से यूज किया जा सके या रिचार्ज कर सके, हम एटलीस्ट ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज कर लें, है ना, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कम ना हो, ठीक है ना। बताइएगा एक बार कौन से स्टेट की बात हो रही है। गुरमीत मलिक कह रही मैम केवीएस की तैयारी करने से सुपर टेट में फायदा होगा या नहीं। मैम पेडागोजी में 90 में से 75 आ रहे हैं, कंटेंट के क्वेश्चन नहीं लगाए, ईवीएस नोट्स प्लीज। दे देंगे गुरमीत, ईवीएस के नोट्स अभी जल्दी दे देंगे। ऑफ कोर्स एक दूसरे से आपको, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट में, निश्चित रूप से फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश वहां भी आती है ना, वहां आपका टीचिंग स्किल भी आएगा, जहां तक है वो भी सिलेबस में होगा ही, ठीक है। 126 नंबर आ रहे हैं मॉक लगाने में आपकी वजह से, शालिनी मिश्रा कह रही हैं, बस आशीर्वाद दो। बहुत बड़ा शालिनी, आप 130 प्लस लेके आओ, फिर हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, चैनल पे इंटरव्यू करेंगे। कोशिश ऐसी ही है, सबके साथ नहीं हो पाता है बट स्टिल कोशिश करेंगे, ठीक है जी। मॉरल डाउन हो रहा है ऑनलाइन मॉक में, पढ़ाई करो अब तो बस, इस टाइम पे टेंशन मत लो, कौन सा मॉरल और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सोचना, है ना। 28,000 के 28,000 लोग हैं, डेली जो पढ़ाई चल रही है वो दबा के करो। मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए दो कि प्रैक्टिस हो जाए इस टाइम पे, और जहां पे गलती है उसको एनालाइज करो, सिंपल। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं रेन वाटर फ्रॉम दी रूफ टॉप, स्पेशली जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है वो इस टाइम पे मॉक टेस्ट से फायदा ज्यादा ले लेंगे, जिन लोगों ने पढ़ा ही कम है तो उनका मॉरल डाउन होगा, लेकिन फिर वो एनालिसिस करके गलतियां हटा दें अपनी, तो उनका काम बन जाएगा। फटाफट से बताइए, राजस्थान की बात हो रही है, ऑफ कोर्स राजस्थान की बात हो रही है। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक किया जा सके। राजस्थान की प्रॉब्लम है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। ये नदी का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, ये पूछा है। तो इस बार आप नदियां भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ईवीएस में थोड़ी सी नजर मार के चले जाइएगा, जरूरी नहीं है दोबारा क्वेश्चन आए, बट क्या पता आप दे ही दिया है तो, और आपके पास समय है तो क्यों नहीं, ठीक है जी, क्यों नहीं, वाई नॉट, ठीक है बात। बहुत ही बढ़िया, लाइक शेयर करने में कंजूसी बरत रहे हैं आप, पहले एनर्जी कम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे रहे हैं सी। पानी पी ले भाई, कफ, और नहाओ रात को, कोल्ड ड्रिंक पियो बेटा। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से बहेगी, सी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, बिल्कुल। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसमें मैं और आप अभी कुछ नहीं कर सकते। बाकी गंगा कहां से निकलती है ये सब भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये ऐसा पहली बार ही हुआ है, अदरवाइज ऐसे रिवर्स पे क्वेश्चन नहीं आता ईवीएस में, तो एक आध क्वेश्चन क्या पता टपक जाए। ये भी हर सेट में नहीं आया, किसी एक आध ही सेट में आया इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन, यानी जो परिवार है वो सामाजिकरण की भूमिका में, कि हम समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके, कोई घर में आता है नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, बिठाते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं, बड़ों की बातें सुनते हैं, मतलब समाज में क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं क्या नहीं, ये सब जो हम सीखते हैं, परिवार इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आप सीधा प्रकट जो है भगवान से या जहां से भी कहाँ होते हैं, परिवार में होते हैं दुनिया में, पड़ोसी के यहाँ नहीं, अपने परिवार मतलब फैमिली के अंदर। तो फैमिली आपको सिखाती है कि क्या चीजें डिजायरेबल हैं और कैसे बिहेव करते हैं सबसे पहले, बाद में दुनिया सिखाती है, स्कूल सिखाता है। तो इन दिस रिगार्ड द फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ, यानी परिवार जो है वो क्या कैसा माध्यम है,
परिवार कैसा माध्यम है, ये हम सबको पता है। फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण है। पीएफ से याद रख लीजिएगा, फैमिली प्राइमरी होती है, सिंपल, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है या ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है, जन्म से पहले नहीं चलती, इन्फेंसी से ही शुरू होती है, क्योंकि हम पेट के अंदर तो नहीं सीख रहे होते कैसे किसको पानी देना है, किसको नमस्ते करनी है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली के द्वारा होगा। सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी होगा आपका स्कूल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्योंकि जब आप 3 साल के कम से कम हो जाते हैं तब तो प्ले वे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैनी मूवमेंट्स हैव एंडोर्स्ड द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट, यानी वातावरण को बचाने की कई मुहिम चली है, कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। Who amongst the following played a crucial role in the चिपको आंदोलन ऑफ 1970s, यानी निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई, यानी चिपको मूवमेंट का हीरो कौन था, या हम कहें किसने ज्यादा बेहतर काम किया चिपको मूवमेंट में। तो वंदना शिवा हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, मेधा पाटकर हैं, या बाबा आमटे हैं। तो हम सब ने सुंदरलाल बहुगुणा की स्टोरी जो है वो ईवीएस में पढ़ी है, एनसीईआरटी में। जिन्होंने नहीं पढ़ी थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन मतलब दो दिन, परसों आपको मिल जाएगा, कल तो मेरे टाइपिस्ट अवेलेबल नहीं है, परसों जहां तक आपको ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे शाम तक। तो सुंदरलाल बहुगुणा इंग्लिश में पहले से शेयर किए हुए हैं, एक बार इतने उनको पढ़ लेना। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने चिपको मूवमेंट, जिसमें पेड़ को पकड़ के लोग खड़े हो जा रहे थे और बहुत सारी चीजें हुई थी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। ये कहता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण द इंडिजीनियस पीपल वर कंपेल्ड टू मूव आउट ऑफ देयर हैबिटेट्स, जो वहां के आसपास के लोकल लोग थे, स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़कर जाना पड़ा। है ना भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो आज तुम, बट कोई बात नहीं। देखिए अगर हम बात करें तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। नीरज सिंह क्या पूछ रहे हैं, मैम मैं डीएलएड कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स था, तो क्या मैं सीटेट पेपर 2 में मैथ्स और साइंस ले सकता हूँ? ले सकते हो, इसमें ऐसा सच इन्होंने कोई रूल दिया नहीं होता। जनरली परसेप्शन यही चलता है कि आप अगर ह्यूमैनिटीज से हैं तो एसएसटी लें, बट ले सकते हो। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बताइए बताइए बताइए, अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए डी कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल। ट्रांसफर, ये कोई ट्रांसफर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ही आसान सी भाषा हो गई। आउट माइग्रेशन, ये माइग्रेशन का ही हिस्सा है अगर बाकी सबको भी देखें तो, ठीक। इमिग्रेशन, एक देश से आप दूसरे देश में, फॉरेन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इमिग्रेशन यूज होता है, बट यहां क्या बात हो रही है, लोगों को अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी चाहत के अगेंस्ट, अपने लोकल एरिया को, अपने नेटिव प्लेस को, अपनी जगह को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे विस्थापित किया गया है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विस्थापन कहते हैं, विस्थापित किया गया है, उनको डिस्प्लेस किया गया है, क्योंकि वहां कोई डैम बन रही है, कोई रोड बन रही है, कोई एयरपोर्ट बन रहा है कहीं, तो उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेहा फ्रॉम आरा, करियर विल पर मॉक टेस्ट को कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या ओनली 1 टाइम? कितनी भी बार। मैं आपके ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में एडमिशन ले रही हूँ, हेल्प मी। ऑफलाइन क्लास तो फ्री होगी अभी सीटेट के लिए, केवीएस के लिए शायद बैच देखने को मिले, वो बता देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ जाएं। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा जब व्यक्ति अपनी विल के अगेंस्ट दूसरी जगह पे, उसके नेटिव प्लेस से कहीं और आप उसको विस्थापित कर रहे हैं। इमिग्रेशन अपनी मर्जी से भी हो सकता है, आप फॉरेन कंट्री चले गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 समझने का प्रयास करेंगे, समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वी शुड नॉट लीव cooked food uncovered or unrefrigerated for long duration. Which agents are responsible for spoilage of cooked food? यानी हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बोलती है ना मम्मी, बेटा सब्जी फ्रिज में रख दियो, या शौर्य दूध फ्रिज में रख दियो, हैं? क्यों? क्योंकि अगर हमने जो भी बना हुआ खाना है या अनकवर्ड फूड है, अगर उसको लंबी ड्यूरेशन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हो जाएगा खराब। उस खराब होने को, किसकी वजह से खराब होता है, ये हमसे पूछा है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? इंसेक्ट्स तुरंत आ जाते हैं क्या? इंसेक्ट्स हैं, अगर पहले से घूम रहे हो तो आ भी सकते हैं, बट ये तो रीजन नहीं होता कि कीड़े खा जाएंगे, है ना, वायरस लग जाएगा। कोरोना थोड़ी लग जाता खाने को, वो कोरोना के टाइम पे लगता था, अब नहीं लगता, है ना। वो भी बने हुए कुक्ड फूड की बात हो रही है, तो कुक्ड फूड में तो नहीं लगता था। फंगस या बैक्टीरिया,
आप देखते हैं कि फंगस तो बहुत बाद की कहानी है कि आपने जमाने भर के लिए छोड़ दिया उसको, तब कहीं फंगस लग सकती है। बैक्टीरिया है जो मेन रीजन है जिसके लिए कहा जाता है कि बिना फ्रिज के मत रखो लंबे समय तक, नहीं तो वो खाने योग्य नहीं बचेगा। तो बैक्टीरिया की वजह से वो खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आंसर है इसका डी, ना कि फंगस। क्योंकि बात हो रही है कुक्ड फूड को ज्यादा देर तक आप अनकवर्ड या अनरेफ्रिजरेटेड क्यों नहीं छोड़ते, ढक के रखते हैं चीजों को, क्योंकि बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर, और आपने देखा होगा अनकवर्ड रहने पे या ऐसे ही छोड़ देने पे, बिना फ्रिज में रखने में अगर आप भूल जाएं तो सब्जियां खराब हो जाती हैं, फिर अगले दिन आपकी डांट पड़ती है या आप किसी की डांट लगाते हैं, अगर आप खुद मम्मी हैं तो, है ना, है दूध फट जाता है जिसको हम कहते हैं खराब हो जाता है, फिर पनीर बना के खा जाते हैं उसको कई लोग, है ना। लेट्स स्टार्ट स्टडी। पूनम मैम, मैं सीटेट फॉर्म में इंस्टीट्यूट पिन कोड की जगह यूनिवर्सिटी पिन कोड डाल दिया हूं, तो क्या इसे करेक्ट करना होगा? और सिग्नेचर थोड़ा सा तिरछा हो गया। तिरछा से तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, क्लियर है, बट क्लियर है बस, तो क्लियर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात रही इसकी आपके पिन कोड की, तो वो करेक्ट कर सकते हो मेरे ख्याल में आप कॉलेज का, और नहीं भी हो रहा है तो किसी को फर्क पड़ नहीं रहा है, गलती हो सकती है उसमें, वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, उसको चेंज कर लेना अगर एडिटिंग का ऑप्शन है तो, एक बार चेक कर लो। नोट्स हिंदी में दें, सीडीपी में हिंदी में बहुत कम है। सरकार हिंदी में दे दिए हैं नोट्स, ऑलमोस्ट हिंदी में ही हैं वो नोट्स, और जो लास्ट चैप्टर है वो ट्रांसलेट होके आ जाएगा जल्दी ही। अभी सीडीपी के तो इंग्लिश के नोट्स देने बाकी हैं, सीटेट के इस बार हिंदी में पहले दिए हैं आपको, इवन बाइलिंगुअल ही है वो। द डेट ऑफ पैकेजिंग इज मेंशन्ड ऑन एवरी पैक्ड फूड आइटम बिकॉज, यानी प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पे लिखा होता है। मान लीजिए आप मैगी भी ला रहे हैं जो कि कोई बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ नहीं है, है ना, या कोई भी आप खाने की चीज ले रहे हैं, एक उस पे पैकेट पे लिखा होगा कि कब तक चल पाएगा, है ना, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। व्यक्तियों पे नहीं लिखा होता है, इसलिए व्यक्तियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होते, वो कभी भी टपक जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सिमेंटिक्स का उदाहरण है जब आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे कि लोग एक्सपायर नहीं होते, चीजें एक्सपायर होती हैं। तो अगर आप व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं फलाने एक्सपायर हो गए, दैट मीन्स आप सिमेंटिक मिस्टेक कर रहे हैं, सिमेंटिकली गलत है आपका वाक्य। अब ये हमने ईवीएस में क्या पढ़ लिया, इंग्लिश को पढ़ लिया। इसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ना कहते हैं, कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ दें। ए ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। चलिए देखते हैं। एवरी फूड आइटम हैज देयर ओन सेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ होती है बेसिकली हर एक फूड लाइफ आइटम की, ठीक बात है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स सम प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड, कह सकते हैं। फिर आता है आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजेंस डेवलप इन इट टू स्पॉइल, या फिर वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम्स। क्या कहना चाहेंगे आप सभी, ये बताइएगा। 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा एक बार, ए कह रहे हैं 69% लोग। आज थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा, स्लो ही चल रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, 13th क्वेश्चन की, तो क्या कहता है ये, सिंपल बात थी कि हम पैकेजिंग मेंशन्ड होती है, हर एक पैकेट पे मेंशन्ड होती है कि आपका पैकेट कब तक चलने वाला है, या पैक कब से हुआ है, इवन ये भी, है ना। तो प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है कि पैकेज्ड फ्रॉम इतने, और मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है ये बात, ठीक है ना। बीएड सेकंड ईयर के लिए प्रावधान रहेगा क्या? सेकंड ईयर के लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा, आस्था, है ना। आपको बेकार में होप देने का कोई फायदा नहीं है, बाकी अभी जल्दी आ जाएंगी। अभी केवीएस के थोड़े से क्वेश्चन साइड रख लो, 5 तारीख तक रुक जाओ, सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, है ना। अभी पढ़ाई कर लो इतने बस। एवरी फूड आइटम हैज देयर ओन शेल्फ लाइफ। हाँ, एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर पैकेजिंग डेट नहीं पता होगी तो पता कैसे लगेगा कि, मान लीजिए पैकेज डेट होती है कई बार कि इतने तारीख को मैन्युफैक्चर हुआ, 21 नवंबर 2022 को, और फिर लिखा हुआ 6 महीने बाद तक बेस्ट यूज हो पाएगा, तो इसका मतलब शेल्फ लाइफ इसकी कितनी हुई, 6 महीने हुई, जब तक ये अपना जीवन पूरा करेगा। बात तो सही है, ट्रू है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स सम प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड, यानी जब आप पैक कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, ये भी बात सही है।
अगर हम बात कर रहे हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजेंस डेवलप इन इट टू स्पॉइल इट, यानी कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए पता तो हो कि कितना टाइम हो गया है। वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम्स, सारी ही बातें सही हैं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जरूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक रह पाए, जिसकी वजह से वो जीवित रह पाता है कुछ टाइम तक। तो ये सारी बातें सही हैं, यानी ABCD कोई भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। जब नेगेटिव नहीं है तो आंसर हो गया A ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 EVS उतना मुश्किल नहीं आता जितना आप सोच रहे हैं। देखिएगा, अगर NCERT की समरी और वहां से पेडागोजी को समझ लिया है, आस्था मैंने आपका जवाब दे दिया है। B.Ed भी जरूरी रहेगा क्या? PRT और TGT, हाँ वो तो अभी आप दे सकते हैं, अभी का जो नोटिस है उसके अनुसार भर तो सकते हैं आप। क्या कह रहे हो भाई मॉक टेस्ट के बारे में? मॉक टेस्ट कैसे दें? करियर लैब पर चले जाइए, वहां आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, है ना। पेड सीरीज भी है, बट वो बैच में जितने लोग हैं उनके लिए फ्री है, उनको अलग से नहीं लेनी है। और बाकी लोगों के लिए वो 99 में है, फ्री भी है कुछ मॉक टेस्ट, तो उसमें शायद 20-30 टेस्ट कुछ हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। C ऑप्शन कह रहे हैं 56% लोग, या जिस भी वेबसाइट से आपको ठीक लगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मॉस्किटोज प्रोलिफरेशन मैनी मेथड्स आर सजेस्टेड, फाइंड आउट अ मेथड विच डज नॉट चेक, ध्यान रखिएगा डज नॉट लिखा है, डज नॉट चेक द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं कि कैसे मच्छर जो है ब्रीड होने से या और बढ़े ना, उसके लिए रोकथाम हो। इसके लिए कुछ कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें से आपको यह पहचानना है कि कौन सी वो विधि नहीं है जो मच्छर की ब्रीडिंग के रोकथाम में यूज होती होगी। फटाफट से बताइए। C ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। पहला ऑप्शन है कीप चेंजिंग द वाटर फ्रॉम द कूलर एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक। तो ये तो तरीके होते हैं कि भैया मच्छर जमाना हो जाए, डेंगू का मौसम चल रहा है तो जल्दी जल्दी पानी बदलते रहो, एक जगह पे इकट्ठा मत होने दो एंड ऑल, ठीक है ना। अमृता बिहार आरा से क्या सीटेट क्वालिफाई करके दूसरे स्टेट में जैसे यूपी में हाँ कर सकते हैं टीचिंग के लिए अप्लाई, ज्यादातर जगह में। कुछ जैसे हरियाणा में अभी इन्होंने रोक लगा दी है, बाकी देखते हैं। अभी तक भी ज्यादातर स्टेट्स में सीटेट चल जाता है। B ऑप्शन है पुट फिश इन द ponds and water logging areas so they eat the mosquitoes larva, यानी कि आप जो फिश हैं उनको ऐसे तालाब वगैरह में छोड़ दीजिए जहां पे वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएं। चलो ये भी एक सही तरीका है जिससे ब्रीडिंग रुक जाएगी, मच्छर नहीं फैलेंगे, मलेरिया रुकेगा। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, तो ये तरीका मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों को खुद को बचाने के लिए कि मच्छर तो भैया अपनी जगह रहेंगे, वो तो घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रीड करेंगे, लेकिन अगर आपको जीवित रहना है तो आप क्या लगाते हैं? मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग करते हैं। आज भी गांव में, शहरों में बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है ना। तो मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, खुद को बचाने के लिए है। इससे ब्रीडिंग प्रिवेंट नहीं हो रही कि वो बच्चे नहीं देंगे या आगे अपनी प्रजाति नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, प्रजनन नहीं रोकता ये, ठीक है ना। तो ये C ऑप्शन ही गलत है, और गलत है इसलिए सही है। किस कॉन्टेक्स्ट में गलत है? जो क्वेश्चन ने पूछा था उसके हिसाब से गलत है, ठीक। स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट एनी प्लेस, यानी तेल और उसमें वो फंस के मर जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। ये वाली कहानी भी हमने मलेरिया के बारे में पढ़ी है, या मच्छरों को रोकने के बारे में। तो D भी सही था, लेकिन C ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 15 देख करके जवाब दीजिएगा फटाफट से। डॉक्टर्स एडवाइज डायरिया पेशेंट्स टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर हैविंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बिकॉज, यानी दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक तथा थोड़ी सी चीनी मिला लें, जैसे ORS का घोल टाइप, उसमें भी यही होता है ना, नमक और चीनी का ही वो एक तरह से मेजरली, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। उसका रीजन पूछा है, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। कर दो ना, अगर मिसमैच है तो कर दो ना चेंज। भाई अगर आपको लग रहा है कोई गलती आपसे हुई है तो सीटेट के फॉर्म में किस बात का आलस है? अगर वो गलती चेंज हो सकती है तो उसको क्यों नहीं करेंगे? भाई जो गलती चेंज नहीं हो सकती उसको छोड़ देंगे, जो हो सकती है उसको तो चेंज कर देंगे ना, उसमें पूछना ही नहीं है कुछ, उसके पैसे थोड़ी लग रहे हैं करेक्शन के। अमित, सुपर टेट वगैरह में सबके लिए लगभग सेम ही रहती है, ये KBS ही है जो इतना छूट देता है आपको फीमेल्स वाली एज में, है ना, तो वही 30 के करीब होगी PRT के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स एडवाइस जो डायरिया पेशेंट है जिसको दस्त हुए हैं कि भैया ठंडा करो गर्म पानी को और फिर उसमें शुगर और सॉल्ट चुटकी भर मिला दो। चुटकी भर शुगर और सॉल्ट की कीमत तुम क्या जानो मच्छर बाबू, आई मीन डायरिया बाबू। देखिए ऑप्शन नंबर A बहुत ही वाहियात डायलॉग था। ऑप्शन नंबर A देखिए, ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन दी इंटेस्टाइन, यानी केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख पाती। मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जब कुछ भी नहीं पच रहा तो एटलीस्ट शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन
पच जाएगा। बॉइलिंग वाटर मेक्स द वाटर जर्म फ्री, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बॉइलिंग वाटर है, जो उबला हुआ पानी है, वो जीवाणु रहित हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर कहीं पे पानी साफ सुथरा अवेलेबल नहीं है, कभी आपका आरओ खत्म हो जाए तो आपके घर में माता जी या कोई भी समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि भाई पानी को उबाल के पी लो, तो सारे जर्म्स जो हैं वो मर जाएंगे। तो ये दोनों ही बातें सही है, ठीक है जी। और पहला ऑप्शन पूछा था कि ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। अब पूछा है कि कौन सी एक बात इस विषय में सही है, सिंपल बात, डी ऑप्शन एग्जैक्टली, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि शुगर कोई इसका इलाज मेन ये थोड़ी बस शुगर देनी थी, सॉल्ट नहीं देना था, दोनों का मिश्रण काम करेगा, तो ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब ना हो पाए। बी एंड सी इज द राइट आंसर, ये हमें उतना लॉजिकल लगा नहीं ए ऑप्शन, तो आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है बट अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इन क्लास 3 कक्षा 3 की बात हो रही है। अ टीचर जोसेफ नाम के एक टीचर हैं, वाइल टीचिंग द चैप्टर फूड वी ईट, यानी भोजन पे एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आस्क्स स्टूडेंट्स टू डिस्कस व्हाट दे एट यस्टरडे, और पूछते हैं कि बच्चों तुमने कल क्या खाया था। वो फूड का चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि व्हाट वी ईट, और फिर वो बच्चों को पूछ रहे हैं कि अच्छा कल क्या खाया था ये बताओ। अब सब बच्चे बताएंगे, अलग अलग खाना बना होगा सबके घर में, कुछ बच्चों के घर में सेम बना होगा, अगर जो मान लीजिए बिहार से तो हो सकता है कुछ लिट्टी चोखा जैसा बना हो किसी के यहाँ, कोई अगर पंजाब से है बच्चा तो वो क्या करेगा, वो बताएगा जी साग और मक्के की रोटी बनी थी, है ना। कोई और कुछ और बताएगा, कुछ कॉमन चीजें बताएंगे। इसका मतलब डाइवर्सिटी का पता लगेगा कि अलग अलग लोगों के घरों में अलग अलग खाना बनता है या खाने की वेराइटी होती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन, ये तो हम पहले ही समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या होगा। एक फूड पे इस तरह का क्वेश्चन आता ही इसी के आसपास वाला, शेयरिंग विद पीयर्स व्हाट दे एट, यानी साथियों के साथ खाना। क्यों, खाना पचेगा नहीं, ये वो वाली बात थोड़ी गर्लफ्रेंड फोन में लाके बता रहे हैं अच्छा बाबू ने खाना खाया, अच्छा क्या खाया ये भी बता दो, ऐसा थोड़ी कि नहीं पचेगा, भाई पच जाता है बच्चों को खाना, कोई दिक्कत नहीं होने। हाँ 130 प्लस का टारगेट रखवा देते बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, शेयरिंग विद पीयर्स व्हाट दे एट, कि अपने साथियों के साथ साझा करना उद्देश्य है ना, कि पच नहीं पाएगा अगर साथी को नहीं बताया कि कल क्या खाया था, तो ये फालतू बात हो गई। शेयरिंग एस्पेक्ट्स ऑन फूड डाइवर्सिटी, यानी भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, बात तो सही है, फिर भी देखेंगे इससे बेहतर ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है। सी ऑप्शन कहता है शेयरिंग व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, यहां ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने के लिए कहा हो कि बैलेंस डाइट की बात हो रही है, इससे बेहतर तो यहां पे यही है। डाइवर्सिटी में भी तो बैलेंस डाइट हो सकती है जिसमें सारी चीजें हों। शेयरिंग व्हाट इज नॉर्मल टू ईट, मतलब ये भी कोई बात हुई, अलग अलग चीजें बताएंगे बच्चे। शेयरिंग एस्पेक्ट्स यानी भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, कि भैया विविध बच्चों के घरों में विविध चीजें बनी होंगी, डिफरेंट चीजें बनी होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब तो एसएसटी के लिए आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर आरती, थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, और अगर एनसीईआरटी की समरी मिल जाए कहीं से तो वो पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, क्या पूछता है पहले जानेंगे। इन क्लास 4 यानी कक्षा 4 की जब हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज, अनीता और मधुमक्खियों का नाम का एक चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, ये बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में बात करता है। अ ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता कुशवाहा has been narrated highlighting her as a girl star, तो एक ट्रू स्टोरी इसमें हाईलाइट की गई है अनीता कुशवाहा के बारे में, जो कि एक गर्ल स्टार हैं। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एन इनिशिएटिव, यानी कि कक्षा 4 में 5वां अध्याय है अनीता एवं मधुमक्खियों के बारे में, जिसमें अनीता कुशवाहा की एक सच्ची कहानी बताई गई है, जिसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। यानी जो अनीता कुशवाहा हैं उनको हम स्टार गर्ल के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे, और उनकी कहानी सुन रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है बताइएगा। पहला ऑप्शन है शोइंग हाउ गर्ल्स आर हैप्पी एंड अंडरलाइन द मच नीडेड सपोर्ट टू देम, यानी दर्शाना की लड़कियां कैसे खुश होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। तो क्या सारी लड़कियां मधुमक्खी पालन करके ही खुश हो जाएंगी, हैं? ये तो वही वाली बात होगी जो लोग टिप्स दे देते हैं कि भैया ऐसे 4 चीजें ये करो, इससे लड़कियां बढ़ जाएंगी, इससे लड़के बढ़ जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। सब पे कैसे लागू हो सकती है सेम बात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। तो सारी लड़कियां मधुमक्खी पाल के खुश होंगी, किसने कहा। बी ऑप्शन है शोइंग, फिर ऐसे लोग चप्पलें खाते हैं। बी ऑप्शन है शोइंग गर्ल पावर इज डायनामिक एंड स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है, यानी डायनामिक है गर्ल पावर, और वॉल्यूम्स में हम इस बारे में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। शोइंग हाउ गर्ल्स आर इग्नोरेंट एंड नीड गाइडेंस, क्या इसमें नेगेटिव बात हुई, गर्ल स्टार कह के ये कह रहे हैं हम कि वो इग्नोरेंट है और उसको गाइडेंस की जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही, हम तो बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। शोइंग हाउ गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर फैमिली
फैमिली एंड सोसाइटी, ये तो और खराब बात हो गई। सिर्फ बी ही एक पॉजिटिव ऑप्शन है, बच्चे के भले के बारे में है। शोइंग गर्ल पावर इज डायनामिक एंड स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी यह चैप्टर यह दर्शाता है कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है ना, कैसे डिफरेंट डिफरेंट आयामों में काम कर सकती है, अलग अलग क्षेत्र में भी और अलग अलग तरीके से भी, तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करना कि भैया लड़कियां भी इक्वल हैं, वो भी जीवन यापन कर सकती हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकती हैं, हम उनको एम्पावर करें और इक्वालिटी की बात करें, लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना करें, दोनों इंसान ही हैं। ये बात इस बात से कन्वे हो जाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन क्लास 4 यानी कक्षा 4 की जब हम बात कर रहे हैं, द चैप्टर ऑन द वर्ल्ड इन माई होम, दुनिया कहाँ है, मेरे घर में है। अ स्टोरी ऑन अक्षय टेल्स अबाउट हाउ हिज ग्रैंड मदर टेल्स हिम नॉट टू ईट और ड्रिंक एट अनिल्स होम। व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 4 की बात हो रही है, उसमें एक चैप्टर है दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में बताती है, जो बताता है कि उसकी दादी ने उसे अनिल के घर कुछ भी खाने के लिए मना किया है। बताइए क्या है। दादी ने कहा है कि बेटा फलाने बच्चे के घर तुम्हें कुछ नहीं खाना है ना। क्या कहानी हो सकती है, फटाफट से बताएंगे। झूले झूले ऑन लेट्स लर्न मैम, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। हाँ सफिशिएंट है। ऋतिक प्रीवियस ईयर लगा लोगे, नोट्स लगा लोगे, आ जाएंगे नंबर। बताओ एक बार। बी ऑप्शन कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही बात है। दादी ने क्या कहा है, बेटा फलाने के घर खाना नहीं खाना, ये वाले बर्तन यूज नहीं करने, इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। इसमें कोई भी दोहराए है क्या, अगर है तो बता दीजिएगा, फटाफट से बता दीजिएगा। कोई कह रहा है कि जो उसका आंसर है वो ABC है 15 क्वेश्चन का। लास्ट में देख लेंगे एक बार, लास्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बी ऑप्शन कह रहे हैं, देखिएगा अ स्टोरी ऑन अक्षय टेल्स अस अबाउट हाउ हिज ग्रैंड मदर टेल्स हिम, ये बात सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की तो बात ही नहीं है, नहीं तो ऐसे थोड़ी कहती कि उसके घर खाना मत खाना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, कैसे हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जाति के आधार पे लोगों को छोटा बड़ा या अनटचेबल घोषित कर रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, हमसे दूर रहिए, हमारे बर्तनों में मत खाइए, ये सब क्या है, अनटचेबिलिटी। हम इंसान को इंसान मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना, हम इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है। इस केस में सी ऑप्शन है एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनलिज्म, यहाँ पे सांप्रदायिकता में खाना तो नहीं आएगा एटलीस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ कास्ट की बात यहाँ जरूर हुई है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। देख रहे हैं 12 क्वेश्चन, परेशान मत हो, नहीं 15, एक मिनट रुको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन पीयर असेसमेंट, पीयर का मतलब होता है साथी समूह, जब बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं उसको पीयर असेसमेंट कहते हैं। इट फोकसेस ऑन अ स्टूडेंट्स ओन असेसमेंट ऑफ हर लर्निंग एंड प्रोग्रेस इन नॉलेज, यानी यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर आधारित है। देखिएगा अगर स्व आकलन की बात होगी, सेल्फ असेसमेंट की बात होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असेसमेंट एज लर्निंग, है ना, या फिर सेल्फ असेसमेंट। ये दो शब्द लिखे होंगे, स्व आकलन या फिर एज लर्निंग का मतलब भी खुद से ही आकलन होता है। असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग है टीचर इन्वॉल्व होगा, फीडबैक के लिए, ऑफ लर्निंग होती है जजमेंट के लिए। ये तीनों का मेन डिफरेंस है, ठीक है ना। इंग्लिश भी करवाएंगे रूपा, डोंट वरी, जल्दी ही मैराथन शुरू कर देंगे अगले 1 से 2 दिन में। हाँ कौन है व्यक्ति जिसका 140 आ रहा है भाई मॉक टेस्ट में? ऋतिक सिंह राजपूत, आपको हम एक गिफ्ट देंगे। आपका पैर का दर्द कैसा है? मनीषा मुझे लग रहा था ठीक हो चुका है, बट कल से वापस आ गया है, इस चक्कर में बैंड बज गई वापस से फिर से, क्योंकि भागम भाग तो कम हो नहीं रही है। अब याद आया है कि इस पे कुछ लगा लेंगे। अच्छा धन्यवाद ऋतु। 30,000 लोग देखते हैं और 3500 लोग लाइक करते हैं। क्या कर रहे हो यार? पलक बनवाल कितनी दुखी है, दिख रहा है आप लोगों को? लाइक शेयर करना भूला मत करो, यहाँ पे लोग दुखी हो जाते हैं, दिल पे ले जाते हैं मेरे से ज्यादा। मैम आप मेरे कमेंट का जवाब दो, शालिनी कह रही हैं। कमेंट मैंने पहली बार पढ़ा है, नहीं पहली बार तो नहीं, बट शालिनी किसी और का भी नाम हो सकता है। देखिए सी कह रहे हैं ज्यादातर लोग, इट फोकसेस ऑन अ स्टूडेंट व्हाइल शी इज डूइंग एन एक्टिविटी। तो ये तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें पीयर कहाँ है? साथी समूह, क्लासमेट्स चाहिए। पीयर का मतलब क्लासमेट्स से मान लिया करो, या उसके दोस्त हो सकते हैं बच्चे के, ठीक है, लगभग सेम एज के लोग। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स असेसिंग अदर स्टूडेंट्स इन पेयर्स और इन ग्रुप्स। ये बात बिल्कुल सही है। पीयर असेसमेंट का मतलब ये अकेला तो होगा नहीं बच्चा, यानी ग्रुप्स में होगा या पेयर में होगा एटलीस्ट, ठीक है ना। तो बच्चों का आकलन किसमें? ग्रुप्स में, उनके पीयर्स ही, अदर स्टूडेंट्स ही, विद्यार्थी एक दूसरे का आकलन जब कर रहे हैं, जिसका मतलब
पीयर असेसमेंट है, सहपाठी आकलन है। इट फोकसेज ऑन द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तो टीचर भी कर सकता है असेसमेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का मतलब पीयर असेसमेंट नहीं होता हमेशा। पीयर का मतलब है जब साथी एक दूसरे को, टीचर नहीं, बच्चे ही एक दूसरे को असेस कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ पीयर असेसमेंट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसमें आंसर क्या है, इन क्लास, आंसर बोल रही हूँ, क्वेश्चन क्या है, इन क्लास 3 चैप्टर वर्क वी डू, जो काम हम करते हैं, जो 6th थीम है आपकी ईवीएस की 6 थीम है ना, द स्टोरी ऑफ दीपाली इज टू फोकस ऑन, यानी कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं, दीपावली की कहानी, दीपावली नहीं है, दीपाली है ना, दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है, डिग्निटी ऑफ लेबर पर, या फिर अगर हम बात करते हैं, बैच के लिए रुक जाओ यार, हाँ अभी भी कर सकते हो ज्वाइन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सीटेट की बात कर रही हूँ अगर कोई पूछ रहा है तो, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउस होल्ड वर्क, या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन। तो इसका सिंपल, अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउस होल्ड वर्क, वो बच्ची जो है वो बड़ी है सबसे घर में, क्योंकि वो फीमेल है तो सारी जिम्मेदारी वो निभा रही है, उसको पढ़ने का भी मौका नहीं मिल रहा। तो ये जेंडर बायस का उदाहरण है कि कैसे हम घरेलू कामकाज में सिर्फ लड़कियों को ही समझते हैं कि घरेलू कामकाज सिर्फ लड़की का ही काम है। तो ये जेंडर बायस का उदाहरण है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है बट पढ़ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो। आज से तैयारी शुरू की है, 130 प्लस लाना है, बट विद बीएड, रेगुलर इंटर्नशिप और रोज टीएलएम बनाना पड़ता है, क्या करूं, कैसे करूं। स्वीटी, अगर आप इतना काम साथ में कर रहे हो तो वैसे भी आपका सीटेट में दिमाग चल जाएगा, टीएलएम वगैरह ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। जब मैंने पहली बार सीटेट दिया था तो मैं शायद फर्स्ट ईयर में ही थी, ऐसे ही मजाक में दे दिया था, और जो भी पढ़ते थे हम उस टाइम पे टीचिंग ट्रेनिंग में, वो सब काम आया, क्लियर भी हो गया था, बट उस टाइम पे वो वैलिड नहीं था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपने, और मेरे टाइम पे ना कोई लेट्स लर्न था, ना कोई और टर्न था, है ना, यूट्यूब जैसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर पढ़ सकें, मतलब स्पेशली टीचिंग वीचिंग क्या छोड़ो, मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं देखी थी। बस एक बात ये, आपने टीएलएम की बात की, टीएलएम बनाना मैंने देखा था यूट्यूब पे, वो भी फॉरेन कंट्रीज की वीडियोस आती थी, वो कुछ कुछ जोड़ तोड़ के बना रहे होते थे। तो ये रेगुलर बीएड वालों को तो सहायता मिलेगी ही सीटेट में फॉर श्योर। देखिएगा, सी ऑप्शन कह रहे हैं 74% लोग, समझिएगा। ओरल हिस्ट्री is an important means to collate experiences of specific groups of the society. In this context, indicate the statement that best illustrates its usage. यानी मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। यानी आप अपनी दादी नानी या आसपास किसी से भी, या कोई किसी से पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके बारे में कि उनके समय में क्या होता था या इतिहास में क्या होता है, ये जो बातचीत के माध्यम से आप जान रहे हैं, लोगों से सुन करके जान रहे हैं। In this context, indicate the statement that best illustrates, यानी इसके संदर्भ में कौन सी एक बात सबसे ज्यादा उपयोगी है, अच्छी तरह से इस बात को दर्शाती है कि ओरल हिस्ट्री वर्क करती है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है, टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ओरली लर्न हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंस। देखो ओरल हिस्ट्री का मतलब ये कतई नहीं है कि आप ओरली रट के जवाब दे रहे हो टीचर को, ठीक है, पहली बात तो ये हुई, तो ये गलत हो गया। टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू गिव एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू कलेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल। कि भैया आप अपने दादा से, नाना से, नानी से, दादी से, पिताजी से, उनके समय की बात पूछो कि उस टाइम पे, जैसे मेरी जो नानी है, और अभी तो बहुत ही बुजुर्ग हैं, अदरवाइज हमने उनसे बहुत किस्से सुने हैं कि कैसे अंग्रेज आते थे उस टाइम पे, क्या रहता था, पूरी कहानियां, तो उन्होंने बहुत किस्से सुनाए। तो ये क्या हुआ, ओरल हिस्ट्री हो गई। आपने भी अपनी दादी नानी या किसी ना किसी से सुने ही होंगे, अगर आपकी थोड़ी, अब पता नहीं इसको किस्मत कहेंगे, जो भी कहना चाहें, अच्छी रही होगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन है, टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ओरली लिस्ट द नेम्स। ओरली लिस्ट करने का मतलब नहीं है, ओरल हिस्ट्री का मतलब है जो लोगों से सुनी है आपने, ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके टाइम की कहानियां जो उनके मुंह से सुनी है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये एक अच्छा सोर्स माना जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें भ्रांतियां भी हो सकती हैं और ज़्यादातर चीज़ें सही भी होंगी। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा तो वो ओरल हिस्ट्री का ही हिस्सा होगा, इसलिए आंसर हमने वही लगाया था। अब मैपिंग स्किल पे क्वेश्चन है। मैपिंग स्किल पे क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी में भी आ जाता है। चरण स्पर्श, मैं बरेली से हूँ। ऐप पर 20 क्वेश्चन की मॉक और टेस्ट सीरीज के अलावा भी कुछ और टेस्ट या एमसीक्यू मिल रहे हैं क्या, पेड या नॉन पेड? हाँ सचिन, एक शायद 20 या 30 वो हैं आपके मॉक टेस्ट, 99 रुपए के, सिर्फ 99 रुपीज़ में वो है, अदरवाइज तो फ्री तो आपके हैं ही। सीटेट का टेस्ट सीरीज है वो। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं मैपिंग स्किल्स की, मैपिंग स्किल्स आर इसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्पेस।
सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैप्स आर करेक्ट, यानी स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है, बताइएगा। मैपिंग मतलब मान लीजिए उनको, जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन आता है कि बॉटल का जो टॉप है उसके बारे में इमेजिन करने को कहा जाए, उसको बनाने के लिए कहा जाए, या दिशा के बारे में, अगर ईवीएस की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उनको थोड़ा सा दिशाई ज्ञान हो, ठीक बात है। ए ऑप्शन है, अ मैप इज ऑलवेज मेड अज्यूमिंग दैट अ पर्सन इज लुकिंग एट अ प्लेस फ्रॉम द ग्राउंड। अभी एक टोटली आपके मानचित्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये वो वाला मैथ्स वाला मैप भी नहीं है, ये सिंपल आपका मैप है, मान लीजिए इंडिया का मैप है, दुनिया का मैप है, ठीक। तो इस बारे में कौन सी एक बात सही है? पहला ऑप्शन है, मैप इज ऑलवेज मेड अज्यूमिंग दैट अ पर्सन इज लुकिंग एट अ प्लेस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा होगा। बताओ, 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 ही सही होने वाले हैं, फटाफट से बताओ। क्या कहते हो जोसेफ भाई? ओ गॉड, बी कह रहे हैं 48% लोग। अब मैप इज ऑलवेज मेड, बी का मतलब हो गया आपका ये वाला, चलो देखते हैं कि हमेशा लुकिंग एट अ प्लेस फ्रॉम द ग्राउंड, क्या आप ग्राउंड से किसी प्लेस को देख रहे हो उसका मैप बना दोगे? तो ये जरूरी तो नहीं है। वी यूज सिंबल्स टू शो ऑब्जेक्ट्स, वॉल्स, रोड्स, ये बात भी सही है, हम सिंबल्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा मैप में सड़क होती है तो उसका अपना एक वो होगा, नदी होगी तो उसका अपना एक सिंबल होगा, ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए, घर को दिखाने के लिए, किसी और चीज को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग होता है, अगर आपने मैप देखा है। वी मेजर एक्चुअल डिस्टेंसेज एंड डेपिक्ट द सेम, यानी हम एक्चुअल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको इंडिया का मैप दिखाया गया हो और जैसे आपने मैप पे देख लिया हो और उसमें देखा हो कि अच्छा ये इतने सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पे महाराष्ट्र पहुंच गए 2 मिनट में, तो इसमें एक्चुअल डिस्टेंस तो कवर नहीं हो पाता, सिंबॉलिक डिस्टेंस है अगर देखा जाए तो। दिशा बता देगा ये, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कैसे बताएगा मैप? द नॉर्थ इन अ मैप इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टॉप मार्जिन, यानी जो नॉर्थ होता है, जो उत्तर दिशा होती है, वो हमेशा टॉप मार्जिन पे होती है, यानी ऊपर की तरफ। आपको पता ही है ना ये तो, अगर आप एक मैप देख रहे हैं तो इतना तो सिंपल ही है कि टॉप पे नॉर्थ होगा, ये बॉटम में साउथ होगा, ये तो फिक्स ही होता है हमेशा, इधर ईस्ट और वेस्ट। क्या वही आवाज किसकी है ये? देखिएगा, तो नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ क्या है, टॉप पे होगा हमेशा, ये बात हमने देखी है लगभग हर एक मैप में। सही है ये बात या गलत है? बी ऑप्शन 56% लोग कह रहे हैं, यानी वी यूज सिंबल्स टू, बिल्कुल सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट्स और वॉल्स और रूट्स को दिखाने के लिए। नॉर्थ मैप के हमेशा मार्जिन पे होता है, टॉप मार्जिन पर लिखा होता है, आपने देखा भी होगा, एन लिखा होता है छोटा सा, ठीक है जी, जो भी आप मैप लाते हो वो बड़े बड़े से लगाने के लिए। तो बी और डी सही लग रहे हैं, लेकिन ये अज्यूमिंग दैट अ पर्सन इज लुकिंग एट अ प्लेस फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसा थोड़ी किसी बिल्डिंग का ही बना रहे हैं कि ग्राउंड से खड़े होकर के देख रहा है एक व्यक्ति। तो इसमें आंसर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बी और डी ही बन रहा है, यानी बी ऑप्शन है वो, बाकी ए और सी गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिसोर्स टू डिस्कस। अब अगर तू नहाया बेटा रात को तो बहुत खतरनाक पिटाई होने वाली है तेरी, है। हम क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिर्फ पढ़ाते हैं। मुझे भी कोल्ड होने को तैयार, मुझे तुरंत कोल्ड हो जाता है, बिल्कुल नहाने का टाइम नहीं बचा, शौर्य बीमार पड़ जाएगा, पेपर है सुबह। देखिएगा, यहाँ होली दिवाली नहा के भी कोल्ड हो रहा है, सर्दी लग रही है, बुखार जैसा फील हो रहा है, तुझे क्यों 2-2 बार नहाना है बता? देखो एक बार, डी ऑप्शन 60% लोग कह रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिसोर्स टू डिस्कस द इशू ऑन वाटर स्कार्सिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनी रीजन, यानी कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। यानी जो जल है वो क्या है, एक बहुत ही स्कार्स रिसोर्स है, दुर्लभ है, इसका जो अभाव है, इसका प्रभाव किसी क्षेत्र पर कैसे पड़ेगा, इसको हम कैसे दर्शाएं? टेक्स्ट बुक के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, एनसाइक्लोपीडिया, या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। तो बिल्कुल न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का एक तो ये ऑथेंटिक मटेरियल हो जाएगा पढ़ाने के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, समाचार पत्र की रिपोर्ट कि कौन सा साधन जल के अभाव में इसका किसी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपके पास अलग अलग जगह की न्यूज़ होगी, डेटा होगा, वो आप न्यूज़ रिपोर्ट इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक आर्टिकल आया था, एक रिपोर्ट आई थी न्यूज़पेपर में और उसमें ये बात कही गई थी। टेक्स्ट बुक से ज़्यादा, ऑडियो एड से ज़्यादा, एनसाइक्लोपीडिया तो सिर्फ आप वर्ड मीनिंग डिक्शनरी की जैसी बात हो गई। तो इन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई एक चीज़ है यहाँ पे, न्यूज़पेपर
रिपोर्ट का पड़ेगा और ये सही डेटा भी प्रस्तुत करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई, पढ़िए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइएगा। केवीएस का नया बैच, उत्कर्ष रुक जाओ एक बार, सारी डिटेल्स आ रहे हैं। दो सिलेबस क्या चेंज हुआ, अभी क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हो सकता है सिलेबस हो, क्या सकता है होगा ही सिलेबस चेंज, तो ये तो गलत बात होगी कि अभी अगर बैच निकाल दें तो। रुक जाओ पहले, करियर बैच में हूँ, पेड वाला मॉक टेस्ट तो नहीं दिखा कहीं। अगर आप सीटेट के बैच में तो आपको फ्री मिलेगा, वो जितने लोग सीटेट के बैच में है करियर पे तो उनको वो फ्री मिलेगी टेस्ट सीरीज, उनको नहीं खरीदनी है, तो शायद इसलिए ना दिखा हो। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। ओ गॉड, डी ऑप्शन कह रहे हैं 77% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू द स्टूडेंट्स लर्निंग ईवीएस, यानी ईवीएस सीखने के संदर्भ में कौन सा एक कथन ट्रू है, ट्रू सही है। पहला ऑप्शन क्या हुआ बताइएगा, पहला ऑप्शन क्या हुआ, स्टूडेंट्स आर एम्प्टी वेसल्स। ये तो हम वैसे ही मना कर देते हैं कि भैया बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें आपको कुछ भरना हो, ये टीचर सेंटर्ड तरीका है। और ये किसने कहा था, ये जॉन लॉक कह रहे हैं कि बच्चा टेबुला रासा है, खाली बर्तन है, कुछ भी भर दो, क्ले मिट्टी है, कुछ भी बना दो, ये गलत तरीका है, बिहेवियरिज्म मानता था इसको। बी ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट्स आर सेम एंड दे रिस्पॉन्ड सिमिलरली वाइल लर्निंग। हर बच्चा सेम है, क्या रोबोट्स बना दो ना बच्चों को, बच्चा मत कहो फिर। स्टूडेंट्स लर्न इन अ लीनियर वे, लर्निंग कभी भी लीनियर यानी एक सीधी रेखा में नहीं हो सकती। 2 2 2 हर दिन 2 सीखेंगे जरूरी नहीं, किसी दिन आप 20 सीख लेते हैं, किसी दिन आप 5 सीखते हैं, किसी दिन आप 2 सीखते हैं, ठीक है ना। तो लर्निंग क्या है, स्पाइरल वे में, आगे पीछे कोई चीज आप मान लीजिए आपने नई सीखी, फिर कुछ और डिफिकल्ट आ गया, आप पीछे आए, पहले पुराने को पक्का करने बैठते हैं, फिर समझते हैं आगे जाकर के, तो आगे पीछे जाती है और हायरार्किकल इसमें स्पाइरल वे में होती है और हर एक बच्चा यूनिक है अपने आप में। तो डी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो पे एक क्वेश्चन आता ही है। पोर्टफोलियो इज एन इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस पोर्टफोलियोज इन द मोर एप्रोप्रिएट मैनर। यानी विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में परिभाषित करता है। एक बात हम याद रखेंगे, पोर्टफोलियो यानी जैसे मॉडल्स जाते हैं या कोई एक्टर या एक्ट्रेस है या आप भी हैं, मान लीजिए शादी कर रहे हैं और उसमें जो आप एल्बम बनवा रहे हैं वो एक तरह का पोर्टफोलियो है, जिसमें आपकी बेस्ट फोटोज, या फिर वो एक इवेंट के बारे में बता रही हूँ, अच्छा फेरों पे ऐसे दिख रहे थे आप, है ना, विदाई पे खुश होते जा रहे थे, है ना, या फिर आने पे बहुत दुखी थे कि आज तो शादी हो ही जाएगी, तो एंट्री पे आपकी, तो अलग अलग इवेंट्स के फोटोज हैं और बेस्ट कलेक्शन है उनका, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो बताइए एक बार, पोर्टफोलियो क्या है, चरणों में होगा, एक अलग अलग स्टेप्स में होगा, या मैं कहूं एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, पूरी शादी को कवर कर लिया, ठीक है जी। तो वो और बेस्ट कलेक्शन है बच्चे के वर्क का। तो ये क्या है देखते हैं। Information is gathered about students in natural settings. It could be based on teachers' observation about students in the course of teaching. हो सकता है, बट पोर्टफोलियो में आप चीजें लगाते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं, उसमें डेटा भी होगा, पिक्चर्स भी होंगी। It involves collection and analysis of data undertaken once a period of time. Once a period of time नहीं, over the period of time, अलग अलग चरणों में। अभी कल परसों भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। सी ऑप्शन है सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक बिहेवियर दैट हेल्प्स फोकस अटेंशन ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, और सिर्फ व्यवहार को, क्यों, उसका काम और भी चीजें हो सकती हैं। कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क, एग्जैक्टली, सिर्फ बिहेवियर नहीं, उसने जो भी काम किया है उसको आप कलेक्ट करते हैं। कोई बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है, उसको आप पोर्टफोलियो की फाइल में लगा लेंगे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि थर्ड में इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई थी, ये किया था, कोई गाना गाया था, सीडी रख ली उसकी। यूजुअली डे टू डे वर्क और सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क, या तो डे टू डे वर्क, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो डे टू डे वर्क से भी कलेक्ट हो सकता है कि इस दिन कुछ अच्छा काम किया, या फिर जो भी उसका बेस्ट वर्क है उसको कलेक्ट किया पोर्टफोलियो के तहत। बहुत जल्दी रहती है तुमको पोल हटाने की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज सरफेस क्वाइट ऑफन इन दी क्लासरूम, यानी कई बार कक्षा में विरोध की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उजागर हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कुछ विचारों को लेके, चीजों को लेके बच्चों में। एज अ टीचर व्हेन अ स्टूडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सोशियो कल्चरल इशू, जब आप एक टीचर के रूप में, जब आपके सामने बच्चा एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा लेकर के आता है फॉर डिस्कशन, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड। बच्चा समाज में क्या चल रहा है, संस्कृति में क्या चल रहा है, अच्छा सती प्रथा थी वो क्यों हटी, हटनी चाहिए थी, नहीं हटनी चाहिए थी, कोई भी समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई बात बच्चा लेकर के आ रहा है। जैसे अभी किसी ने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था कि ये 9th या 8th केस है, अभी कुछ पीसेस में कुछ तो मतलब बहुत ही ब्रूटल घटना का एक उदाहरण वो दे रहे थे। और अगर हम बात करें
तो ये क्या हुआ, ये सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं हैं जो समाज में अभी चल रहा है और संस्कृति से अगर कोई बात जुड़ी हुई है। तो इस तरह का मुद्दा अगर बच्चा लेके आए तो क्या करोगे? टेल द स्टूडेंट्स टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड फोकस ऑन थीम अंडर स्टडी, यानी वो पढ़ो जो सिलेबस में दिया है। तो समाज और संस्कृति फिर मुद्दा नहीं होनी चाहिए भाई। पेपर अगर कल है तो समझ भी आती है ये बातें, बट एज अ टीचर ये तो आपका रोल नहीं हुआ सिर्फ। टेल द स्टूडेंट्स टू डिस्कस दिस इशू आफ्टर द क्लास विद यू, क्यों ओवरऑल डिस्कशन नहीं करा सकते आप? टेल द स्टूडेंट टू आस्क हिज और हर पेरेंट्स एंड नॉट ब्रिंग इट टू द स्कूल। भैया सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सीखेगा बच्चा, अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में सीखता है, कॉन्टेक्स्ट में सीखता है, जो चल रहा होता है समाज में। आपको उसकी चर्चा करने से कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के एज और लेवल के अनुसार करेंगे, बट ठीक है ना। तो टेल द स्टूडेंट टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू एड्रेस द सेम इन द क्लास, कि बच्चे अपने अपने अनुभव शेयर करें कि वो क्या सोचते हैं इस बात में। मान लीजिए जाति प्रथा है, कोई और बात है, कोई मूवी आई इस तरह की, अच्छा उनके क्या विचार हैं, इस पर फिर चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, तब जाके कोई कंक्लूजन निकलेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे नहीं ये इस बारे में बात ही मत करो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? अ टीचर इज कीन दैट हर स्टूडेंट्स डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्लांट्स, व्हाट अमंग द फॉलोइंग डज शी नीड टू डू? 3 क्वेश्चन और हैं आपके। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों या प्लांट्स की, पौधों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए, ये पूछा है। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। केव्स्की पेडागोजी प्लीज प्लीज। आएगा बैच, पता लग जाएगा आपको, क्योंकि अगर समय ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर मैं सिर्फ बैच में ही करा पाऊंगी, अदरवाइज प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे और एंड में आपकी मैराथन्स भी लगा लेंगे। ओके चले देखिए, अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन क्या कहता है, जिसको आप सही बता रहे हैं 91% लोग। चलो पहले तो देख ही लेते हैं बाकी ऑप्शंस। टेल्स स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, देखो याद या रट्टे नहीं लगवाने होते, रोट लर्निंग यानी रटने का उदाहरण है। बच्चे से कहेंगे अपने पेरेंट्स से पूछ लो, हम नहीं बता रहे, ये और खराब बात होगी। कोई हिस्ट्री की बात थोड़ी है कि दादी नानी से पूछ लो। टेल्स स्टूडेंट्स टू अकॉम्पनी हर इन द स्कूल गार्डन एंड आइडेंटिफाइज ऑल द प्लांट्स। एक तो इसमें टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव, और एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, सक्रिय होकर के। कि छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में लेकर के गए, जहां आसानी से जाया भी जा सकता है, और पौधों की पहचान करने को कहा। स्टूडेंट्स टू वॉच वीडियोस, इन सबसे बढ़िया ये रियल लाइफ एग्जांपल है यहाँ पे, तो ये बेटर नहीं हुआ, वास्तविक जीवन का उदाहरण, बिल्कुल बेटर है ये सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है कितना, 28। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और जवाब दीजिए। फिर किसी को पता नहीं 12वां या 15वें क्वेश्चन में कोई डाउट था, उसको देख लेंगे। आपके वीडियो से बहुत यूट्यूबर्स यूज कर रहे हैं, मिसगाइड करते हैं, आई अंडरस्टैंड। और कौन से नोट्स मांग रहे हैं आप? साइंस नोट्स। नेहा टोपो। यार ये चीज़ें होती हैं, बट आपको इनके प्रति सतर्क रहना है। अगर कोई मिसगाइड कर रहा है तो उस पर एक्शन लेंगे, अदरवाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है और अपने 2 पैसे कमा रहा है तो हम सोचते हैं ठीक है यार, है ना। बट हाँ, मिसगाइड करना और फ्रॉड करना वो बहुत ही गलत बात है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो। बाकी लोग तो खैर कंटेंट भी उस तरह की चीज़ें होती हैं कि इधर से कॉपी पेस्ट मार दो, ये कर दो, बट उस चीज़ पे मुझे लगता है कि ऐसा कौन सा दुनिया से अलग बातें हैं, ठीक है किसी का भला हो तो, है ना। हाँ मैंने थोड़ा समय दिया है उस चीज़ को समझने में, पढ़ने में, बट प्याजे की थियरी मैंने थोड़ी बनाई है, या अगर ईवीएस एनसीईआरटी मैंने थोड़ी बनाई है। अगर किसी को पढ़ के अपना कुछ करना है भाई, करते रहो। अब ऐसे सोचे तो फिर तो आप लोगों का भला तो हो ही ना पाए, है ना। फिर तो हर चीज़ पे लॉक लगा दो एक। देखिएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। सी ऑप्शन कह रहे हैं 85% लोग। देखते हैं। फरा वाइल टीचिंग द थीम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक थीम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के कारक या वाहक कह सकते हैं। टू क्लास थर्ड, तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू एनकरेज इंक्वायरी, यानी बच्चों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करें हम, कि वो एक्सप्लोर करें अपने एनवायरमेंट में, नई नई चीजें देखें। आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट एंड क्लासिफाई पिक्चर्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बच्चों को आप कह रहे हैं कि संचार के माध्यमों को, अच्छा भाई कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, वो वाला कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे, दिमाग और तबियत दोनों खराब है। देखिएगा, हाँ तो बिल्कुल सही बात है कि संचार के कौन से माध्यम हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, ठीक है ना। शोज अ वीडियो ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चलो हो सकता है कि वीडियो भी दिखा दें, ये भी बुरा नहीं है। आस्क स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कस विद देम, यानी छात्रों से कहेंगे कि उनके क्या अनुभव है, वो कभी बस से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, प्लेन से गए हैं, कैसे उनका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साधन क्या रहे हैं, तांगे से गए हैं कभी, है ना, घोड़ा गाड़ी से गए हैं। क्या पूछ रहे हो बॉबी सिंह, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाई। देखिएगा फटाफट से, देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर
ठीक है, तीनों बातें सही हैं। शोज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी गलत नहीं है, बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो हमें वो ऑप्शन हटाने होंगे जिनमें बच्चा कम है, मतलब कम एक्टिव है। सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा, जब वो खुद से क्या करेगा, कलेक्ट और क्लासिफाई करेगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, कि हवा में उड़ने वाला कौन सा होता है, पानी में चलने वाला कौन सा होता है, तो बच्चा यहाँ एक्टिव है, तो ये बेटर है। वीडियो से ज्यादा तो एक्टिव यही है। आस्क स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव में तो सबसे ज्यादा वो इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे भी एक्टिव है, तो ये भी सही हो गया। शोज अ पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में वो खुद एक्टिव नहीं है, तो बी और डी में उतना एक्टिव नहीं है जितना ए और सी में है, तो बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बेहतर ऑप्शन है। सही है बात या नहीं है? आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन, ए और सी। बहुत जल्दी में रहते हो तुम, ए और सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर हम आज छुट्टी करेंगे। बहुत ही वो कभी कभी होता है ना जब कि आपको भारी लगती है क्लास, आज वो वाला सीन है, ऐसा लग रहा है जैसे फीवर भी हो गया हो साथ में। देखिएगा, ईमेल पे चेक करिए, कुछ सीडीपी क्वेश्चन भेजे हैं, मोनिका कह रही हैं। मोनिका मैं क्या बताऊं, मैं इतने ईमेल्स का रिप्लाई करती हूँ दिन में, फिर भी सबका तो पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी, है ना। 1 मंथ से आपकी क्लास कर रही हूँ, PYQ जब करती हूँ नंबर कम आ रहे हैं। माय वर्ल्ड वो नोट्स पढ़िए, कॉन्सेप्ट को ठीक करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। करियर पे कैसे ज्वाइन करें, आई एम न्यू हियर। करियर ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, फिर टीचिंग सेक्शन में जाओगे, फिर सारी चीजें देखोगे, मॉक टेस्ट एंड ऑल। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं क्लास 3rd की, तो इन क्लास 3rd चैप्टर क्या है, फ्लाइंग हाई, यानी ऊंची उड़ान, वाइल डिस्कसिंग द टॉपिक बर्ड्स। इसमें आप क्या बर्ड्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टीचर कह रही है, टीना से क्वेश्चन पूछती है, आस्क टीना, टीना आस्क आ टीचर, टीना टीचर ही टीना है, मतलब टीचर का नाम टीना है। आस्क्स स्टूडेंट्स, बच्चों से पूछती है, टू ऑब्जर्व बर्ड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो बर्ड्स को ऑब्जर्व करें और उनकी विशेषताओं को ऑब्जर्व करें अपने आसपास। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। जो एक कक्षा 3 के अध्याय कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती हैं कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इसका क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है, बताइए कि जो भी उनके आसपास बर्ड्स हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। भाई कोई बर्ड है, उसकी पंख कैसे हैं, कितना ऊंचा उड़ पाता है, कैसी आवाजें निकालता है, कैसे अंडे देता है, अलग अलग, अगर मतलब डिफरेंट जो भी विशेषताएं उस पक्षी की हो सकती हैं। इससे क्या होगा, डेवलप इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन बर्ड्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी को आधार विकसित होगा, का आधार, ठीक बात है। डेवलप नॉलेज बेस अबाउट बर्ड्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, चलिए ये भी ठीक है। डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन बर्ड्स, या डेवलप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्ड्स, भैया इससे ना इंटरेस्ट ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहते हैं, सही कहते हैं या नहीं, ठीक है ना। बाकी चीजें आपकी कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर इंफॉर्मेशन डेवलप हो जाएगी, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे क्लासीफाई करेगा भाई, है ना। अभी यहाँ इवेल्युएट करने की तो बात हुई ही नहीं है, नॉलेज डेवलप हो जाएगी तो वो तो जो नॉलेज होगी उसी के बेसिस पे क्लासीफाई कर पाएगा ना, ऐसा थोड़ी नॉलेज अपने आप डेवलप हो जाएगी। और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की तो यहाँ बात ही नहीं है, वो तो जितना उसको पता है उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि पैदा हो जाए एक बार कि वो बर्ड्स को देख के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने लगे। जरूरी नहीं है जो भी कैरेक्टरिस्टिक वो लिखेगा वो सही होंगे, अभी तो उसका इंटरेस्ट पैदा करने की बात हुई है उनको ऑब्जर्व करके। सीमा एन ईवीएस टीचर, सीमा एक ईवीएस की अध्यापिका हैं, आस्क्ड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट ऑब्जेक्ट अराउंड देम, जो भी आसपास उनके ऑब्जेक्ट हैं उनको कलेक्ट करें। जैसे मेटल पेन हो सकता है, स्टील का स्पून हो सकता है, चम्मच, प्लास्टिक की स्पून हो सकती है। पुट द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन इन अ बकेट ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व वेदर दे फ्लोट और सिंक। स्टूडेंट्स आस्क्ड हर व्हाई स्टील स्पून सिंक्स बट प्लास्टिक स्पून फ्लोट्स। शी डिड नॉट थिंक इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस डेंसिटी। अब यहां पे समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है इनका, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं। मान लीजिए टीना है टीचर, टीना नाम है, क्या नाम है, सीमा। इन्होंने कहा अपने आसपास जो भी मेटल की चीजें हैं, प्लास्टिक की चीजें हैं, ये मग है छोटा सा जो आप देखते हैं कभी कभी जब नंबर नहीं आते आपके, ठीक, तो एक मेटल की चीज है मान लीजिए, ठीक है। एक मेटल पेन लिया और एक प्लास्टिक पेन लिया। अब ये पेन तो नहीं है बट ये मेटल पेन है तो थोड़ा भारी होगा, और ये जो प्लास्टिक पेन है इससे हल्का होगा। तो प्लास्टिक पेन जो है वो पानी में तैर जाता है और मेटल पेन डूब जाता है। अब बच्चे कह रहे हैं कि मैडम जी ये क्या हुआ, है ना, बेगूसराय से हैं राजा कुमार आप, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब कि ये पेन डूब क्यों गया मेटल वाला,
या स्टील स्पून जो स्टील की चम्मच है वो क्यों डूब गई और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैर रही है? क्योंकि वो हल्की है। अब यहां पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना था, बट डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में बताया ही नहीं, है ना। जैसे हम अगर वो डेड सी वाला एग्जांपल है वो भी डेंसिटी से संबंधित है कि नमक के मिलने से क्या हो जाता है, तो डूबते नहीं है लोग उसमें। तो इसमें टीचर ने क्या किया, जरूरी नहीं समझा कि यहाँ पे डेंसिटी के टॉपिक को घनत्व के टॉपिक के बारे में बताया जाए, इससे क्या प्रॉब्लम होगी उत्पन्न। पहला ऑप्शन है दे कैन नॉट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, उनको याद नहीं रहेगा। याद कहां से रहेगा, अभी तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, बताया ही नहीं है। दे फॉर्म ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस अबाउट डेंसिटी, यानी वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। उनको लगेगा अच्छा इसमें भूत होगा, है ना, या ये तो जादुई चम्मच है, कोई हैरी पॉटर ने भेजी होगी, इस पे तो बैठ के भी चल सकते हैं, है ना। तो बच्चे तो ऐसे बना देते हैं। इनको नाइव कॉन्सेप्शंस या फिर क्या कहेंगे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहेंगे। यानी जानकारी के अभाव में जब बच्चा अपने मन से, बेचारे को जो समझ में आ रहा है, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से एक थियोरी क्रिएट कर ले। अब वो जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन उसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहने की बजाय क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस कहेंगे। यानी वैकल्पिक अवधारणा कहेंगे कि बच्चे ने अपने दिमाग में विकल्प बना लेगा। वो अगर उसको डेंसिटी नहीं पता, वो सोचेगा अच्छा इस वजह से हो रहा होगा, तो विकल्प बना लिया उसने। इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते, क्योंकि बच्चे का ये दूसरा तरीका है कि वो वैसे सोचता है। बेशक ये बात गलत है, इसलिए टीचर को यहां बता देना चाहिए था कि डेंसिटी क्या होती है। दे विल लर्न, जब वो हायर क्लासेस में जाएंगे, ये कोई मतलब नहीं है, जब वो इतनी बात समझ सकते हैं तो ये भी समझ जाएंगे। दे कैन नॉट कंडक्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेंसिटी टू अंडरस्टैंड इट। भाई वो बेशक एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर सकते, आप बता तो सकते हैं कि घनत्व एक टॉपिक होता है, शायद आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, उसकी वजह से होता है ऐसा, कुछ तो बताओगे बच्चों को थोड़ा इसके बारे में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब किसी को किसी क्वेश्चन